चलो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ध्यान दीजिए। हेलो अल्केन, इधर आओ बेटा, भाग गया। अरे हाँ, तो हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स, खत्म करेंगे इसको ही फटाफट। अब देखो हेलो अल्केन में क्या बात है, देखो लिखा है हेलो अल्केन, तो ये हेलोजन और अल्केन दो हिस्से से मिलकर बना हुआ है। अब तुम्हारे मन में होगा हेलोजन किसे कहते हैं, तो हेलोजन के लिए सिंबल हम एक्स इस्तेमाल क्या करेंगे, एक्स। और हेलोजन का मतलब हुआ करेगा फिरकल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हेलोजन कहते हैं। और अल्केन का मतलब क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, लाइक CH4, CH3, CH3, इनको बोलते हैं हम अल्केन। तो यहां पर चल रहा है हेलो अल्केन। हेलो में जो हेलो वाला पार्ट है उसको हेलोजन कहते हैं, और जो अल्केन वाला पार्ट है उसको CH4, CH3, CH3 इसको कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा हेलो अल्केन बनेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कहीं पर CH4 पड़ा हुआ है, इसको अल्केन कहते हैं, और आपने यहां पर हेलोजन लगवा दिया, मान लो Cl2 डाला। मैं बताऊंगा कैसे डालते हैं, बाद में सीखेंगे, वैसे बता रहा हूं 11th का ये। Cl2 को सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी, इसको बोलते हैं फोटोन, ये फोटोन है, फोटोन। तो Cl2 और फोटोन की प्रेजेंस में हम CH4 का रिएक्शन करवाएंगे तो पता है क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। देखो यहां से ना एक H गायब होगा आपका, तो ये हो जाएगा CH3, और ये Cl यहां लग जाएगा, तो CH3Cl। तो ये पता है क्या बन गया, देखो अल्केन और हेलोजन, तो ये बन गया हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन बड़ा सिंपल होता है, उसके अंदर हेलोजन होगा, अल्केन वाला हिस्सा होगा, तो उसको हेलो अल्केन कहेंगे। वैसे इस चैप्टर में अगला जो हिस्सा है हमारे पास वो है हेलो अरेन, हेलो अरेन्स। तो यहां पर हेलोजन है और एरोमेटिक है। हेलोजन तो पता है हमें, एरोमेटिक क्या है, तो यहां पर एरोमेटिक रिंग, यहां पर वेरी फेमस बेंजीन रिंग, हम बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं। यानी हेलोजन और बेंजीन रिंग के कॉम्बिनेशन से आपका हेलो अरेन होगा। यानी अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये देखो, ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ये मेरा हेलो अरेन है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें हेलो अल्केन और हेलो अरेन के बारे में पढ़ना होता है। अब पहला मुद्दा इस चैप्टर में क्या होता है दोस्तों, कि भाई साहब आप बताओ बच्चों को प्रिपेयर कैसे करेंगे, हम हेलो अल्केन कैसे बनाए भाई, या हम हेलो अरेन कैसे बनाए। तो प्रिपरेशन में हमारे पास कौन कौन से मेथड है, तो पहला होता है फ्रॉम एल्कोहल सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे, यहां देखो, जैसे हमारे पास एल्कोहल है CH3CH2OH, पर हमारा मन क्या है कि हम हेलो अल्केन बनाए, हम हेलोजन लाए। यहां पर हकीकत में देखोगे तो OH लगा हुआ है, पर हम OH को भगाना चाहते हैं, तो OH को भगाने के लिए हम डाल सकते हैं HX, फॉर एग्जाम्पल HCl। X का मतलब क्या है बता चुका हूं मैं आप लोगों को। तो क्या होगा, देखो यहां से ये OH हट जाएगा और आपका Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो जो पहले था CH3CH2OH, अब बन गया हमारा CH3CH2X। और बगल में जो भी है पानी वानी निकला हुआ है अलग बात है। पानी कैसे निकलेगा, देखो ये OH और ये H, ये भाग गया ना आपस में, और बच क्या गया CH3CH2 और ये X। समझे। तो ये बड़ा आसान है कि हम बार बार, आपको देखो ये निकाल दिया हमने और ये X को यहां लगा दिया। कहानी ये है कि इसको बोलते हैं साइड प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं मेन। ये आपका मेन है, मेन। तो हमें मेन से ही मतलब होता है, साइड से मतलब नहीं होता। अब देखो मैंने कहा यार अल्कोहल है, अगर उसमें हम डाल देंगे ना PX3 या फिर P4X2, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं PCl3, मान लो PCl3, तो पता क्या होगा, OH की जगह पर Cl लग जाएगा, X लग जाएगा, X। PX3 है तो X लग गया ना, और PCl3 होगा तो Cl लग जाएगा। तो इस तरीके से तैयार कर सकते हैं अल्कोहल से। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां भी आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मान लो ROH है और हमने PCl5 डाल दिया, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन वो Cl की जगह, OH की जगह जाके लग गया। और ये मेन होता है और ये होता है साइड, इसको याद रखो, इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर फिर भी अल्कोहल से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये वाला होता है, ध्यान देना। बोलते भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है अल्कोहल से अगर प्रिपरेशन करनी है। इसका नाम होता है, प्यार से मैं आपको बताऊं, थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड। अब तुम बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये बताओ। क्योंकि मेरे दोस्तों देखो, हमने ROH में जब थायोनील क्लोराइड डाला और हल्का फुल्का हीट किया, तो आपका देखो OH हट के क्या लग गया, Cl।
कई लोगों को आर का मतलब नहीं पता होता है। आर का मतलब मैं बता दूं, आर का मतलब है कुछ भी, लाइक CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है। आर मतलब कार्बन चैन। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये ROH है, हमने डाल दिया थायोनिल क्लोराइड और हीट करने पर हमारा RCl बन गया। और यहां पर सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो साइड के प्रोडक्ट है जो फालतू में बनते हैं वो स्केप कर जाएंगे, उड़ जाएंगे, स्केपेबल। अब इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये है, अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो इस रिएक्शन में हमें हेलो अल्केन मिला और साथ साथ ये मिला। अब इन्हें हमें छांटना पड़ेगा, इन दोनों को छांटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, उसका खर्चा आएगा, कॉस्टिंग आती है, मेहनत लगती है। लेकिन इस वाले में क्या देखो, ROH SOCl2 आपको RCl मिला और ये फालतू वाले उड़ गए अपने आप, स्केप कर गए, तो आपको मिलेगा प्योर। और जब आपको प्योर हेलो अल्केन मिलेगा, या प्योर अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं इसको कई बार, अल्काइल हैलाइड, तो प्योर मिलेगा तो भाई कितना फायदा है। तो कहते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है। वैसे ही हमारे पास अल्कोहल से कुछ और इंपॉर्टेंट तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा, देखो मेरे पास है अल्कोहल और एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ग्रुप्स प्रोसेस, ठीक है ना, ग्रुप्स प्रोसेस। अच्छा, ग्रुप्स प्रोसेस में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें दोस्तों, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल्स। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है सर, इसका ये मतलब है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब कई लोग बोलेंगे हमें डिग्री पता ही नहीं है। डिग्री क्या है समझाता हूं, देखो मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन के बगल में है 3 कार्बन और यहां OH लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री, क्योंकि हमारा ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये 3 के अगल बगल है, 3 डिग्री। अगर मैंने यहां से एक कार्बन को हटा के हाइड्रोजन लगा दिया तो ये कहलाएगा 2 डिग्री, और मैंने एक और को हटा दिया तो अब बचा सिर्फ 1 डिग्री। तो सबसे फास्ट कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला। अब कहानी समझते हैं ग्रुप प्रोसेस है क्या। ग्रुप प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम ना अल्कोहल के अंदर कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं। इससे क्या होता है, ये जो OH हट जाता है और Cl लग जाता है, CH3 CH2 Cl लग गया। तो क्या हमने अल्कोहल से हेलो अल्केन बना लिया। अच्छा, इस रिएजेंट, इन दोनों को इकट्ठे ना एक नाम भी दिया गया रिएजेंट को, इसका नाम होता है लूकस रिएजेंट, लूकस रिएजेंट। अच्छा, लूकस रिएजेंट से क्या फायदा होगा, बहुत आसान फायदा होगा। मान लो मैं आपको 3 डब्बे देता हूं, तीनों एक जैसे डब्बे, एक में है 2 डिग्री अल्कोहल, एक में है 3 डिग्री, एक में है 1 डिग्री अल्कोहल, और तीनों डब्बों को मैंने ऐसे ऐसे कर दिया और मैंने बोला मोनिका, मोनिका कहाँ है, आए मोनिका ध्यान दो इधर। मैंने कहा मोनिका बताओ कि कौन सा 1 डिग्री है कौन सा 2 डिग्री। तो मोनिका कह रही है मुझे क्या पता, सब डब्बे एक जैसे। पर मोनिका को क्या बोलना चाहिए, मोनिका को बोलना चाहिए कि सर उसमें लूकस रिएजेंट डाल दो। क्या डाल दो, जैसे लूकस रिएजेंट डालोगे जो सबसे पहले रिएक्शन करेगा वो क्या होगा, 3 डिग्री, और जो सबसे लेट करेगा या नहीं करेगा वो क्या होगा, 1 डिग्री। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि लूकस रिएजेंट की हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 1 डिग्री है। तो देखो हम अल्कोहल से हेलो अल्केन बना सकते हैं बहुत इजीली। तो हमने पहला मेथड सीख लिया और कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम अल्केन्स। हम अल्केन से हेलो अल्केन बना सकते हैं। कैसे, बाय द मेथड ऑफ हेलोजिनेशन। क्या होता है ये, देखिए जैसे मान लीजिए CH4 है, तो ये क्या बताओ, Cl2H। क्या ये CH4 और ये क्या बताओ, Cl2H। Cl2 तो क्लोरीन है, H आपका फोटोन है, सनलाइट है ये। तो क्लोरीन गैस को फोटोन की प्रेजेंस में अल्केन के अंदर डाल रहे, इसको बोलते हैं अल्केन। तो क्या होगा बताओ, एक H हटेगा, एक Cl लग गया। अगर अगली बार और रिएक्शन होगा तो एक और H हटेगा, एक और Cl, तो एक H और हट गया, 2 Cl हो चुके। अगली बार एक और H हटेगा, एक और Cl, CH3, और लास्ट में चारों ही H हट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CCl4। हमारे काम का ये वाला होता है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। और आपको पता होगा पुरानी जितनी मूवीज चलती थी इसी की हेल्प से चलती थी, नहीं समझे मेरी बात। अरे हर मूवीज में एक कार होती थी, व्हाइट कलर की कार, व्हाइट ब्लैक दोनों कलर की कार, उसका गेट ऐसे खोलता है और प्रॉपर उसका आवाज सुनाते हैं। मूवीज में देखना कभी, एकदम से गेट खुलने की आवाज आएगी, और तू ईमानदार पुलिस वाला है, तेरा बच्चा वैन में होगा क्योंकि इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। नहीं समझे मेरी बात उठा लिया ना उसको, इनकी वाइफ को उठा लिया,
बच्चे की डिलीवरी वहीं हो रही है। अब भाई क्या करें, मजबूरी है। उनको पता नहीं था, उनको लगा वाइफ मोटी है, शादी के बाद हो जाती है ना, वो तो उठा ले गए। अब कह रहे यार अब क्या करें, तो कह रहे साड़ी लाओ साड़ी लाओ, क्या हम तो साड़ी पहने ना है। वो कह रहे साड़ी लाओ, जितने कपड़े साड़ी लाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, कुछ बना नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, पुलिस वाले हो ईमानदार हैं। बच्चा कहाँ पैदा करा दिया उन्हें, वैन में। अरे क्लोरोफॉर्म की हेल्प से ना पहले किडनैपिंग करते थे। जैसे मान लो कोई बहुत ईमानदार वो है, ऑफिसर है, वो मान नहीं रहा, तो उसके घर में से किसी को भर लेंगे वैन में, फिर बोलेंगे बेटा तू उस फाइल पे दस्तखत कर, वरना हम यहाँ दस्तखत कर देंगे। नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए होंगे होशियार बच्चे। फ्रॉम अल्कीन्स, ये सोच रहा था मेरा बच्चा वैन में क्यों होगा, रीजन कुछ और था, तुम कुछ और सोच रहे होंगे, ठीक है। फ्रॉम, इसके दो मतलब निकल सकते हैं, मान सकता हूं मैं, ठीक है। अब देखो अल्कीन से, तो देखिए ये एक सिमेट्रिक अल्कीन है। देखिए ये अल्कीन किसे कहते हैं, सुनो, ये कान बोल रहा हूं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके इस तरफ भी CH3, इस तरफ भी CH3, और आप डाल रहे हो HX, मान लो HCl डाल दिया आपने। तो ऐसे केस में ना किसी भी एक पर, इन दोनों में से किसी भी एक पर, इस देखो दो बता रहा हूं मैं, इसमें और इसमें, इन दोनों में से किसी भी एक पर X को ले जाओ, और जो बच गया उसके ऊपर H को ले जाओ। तो इस पर मैं H ले गया, तो CH3 CHX CH2 CH3 ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले अल्कीन था, अब बन गया हेलो अल्कीन, ठीक है। अब देखो, अब ये दो इंपॉर्टेंट है, मार्कोनी वाले और एंटी मार्कोनिको वाले। इसमें क्या होता है, इसमें ना अल्कीन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक मतलब देखो ये डबल बॉन्डेड है हमारे, इस साइड तो CH3 है, इस साइड कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस में आपको मार्कोनिको रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मार्कोनिको रूल खुलेआम कहता है, क्या कहता है खुलेआम, कि भैया नेगेटिव वाले बंदे को, सबसे पहला नियम देखो, CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहला नियम कि आपको इन दोनों कार्बन को ही देखना है। और मार्कोनिको रूल कहता है नेगेटिव को ले जाओ कम हाइड्रोजन पे, मार्कोनिको कहता है कम हाइड्रोजन पे ले जाना है, नेगेटिव को ले जाना है कम हाइड्रोजन वाले पे। तो बताओ कम हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर है, तो आपका नेगेटिव मतलब जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वहां जाके लग जाएगा, तो CH3 CX। अब जो H बच गया, H जाएगा ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे, तो ये हो जाएगा आपका CH3। देखो दो हिस्से H प्लस X माइनस, X को कम हाइड्रोजन पे ले जाना है, इसको मार्कोनिको रूल कहते हैं। एंटी मार्कोनिको मतलब क्या, एंटी मार्कोनिको का मतलब क्या हो गया कि आप डबल दोनों बॉन्ड कार्बन को सिलेक्ट कर लो। अब मार्कोनिको कहता है कि भैया X को कम हाइड्रोजन पे ले जाना है, कम हाइड्रोजन पे। तो एंटी मार्कोनिको उसका उल्टा कहेगा कि जो भी आपका Br माइनस है या X माइनस है, उसको ज्यादा हाइड्रोजन पे ले जाओ, ज्यादा मतलब इस पे ले जाओ, और जो बच गया उसको बगल वाले पे डाल दो, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br। तो ये मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल लगाया, और हमने देखा कि कैसे हम क्लोरीन ब्रोमीन इन सबको लेके आते हैं। बस समझ में आई। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं फटाफट इस चैप्टर के अंदर। देखिए अगला हमारे पास क्या है, देखिएगा समझिएगा। अगला हमारे पास अल्कीन पड़ा, एक बढ़िया था। अभी अल्कीन कैसा है, इस अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली बात चल रही है। अब अगर इसके अंदर हम डालेंगे ना Br2CCl4, तो कुछ नहीं होगा, एक ब्रोमीन यहां बैठ जाएगा और एक ब्रोमीन यहां बैठ जाएगा, तो बन जाएगा CH2Br सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड नए बॉन्ड बनने से डबल टूट जाएगा, तो CH2Br 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 बन जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट था Br2CCl4 वाला। अब मेरे दोस्तों बड़ा आसान है, ये वाला अपने सिलेबस में नहीं, तो हम इसकी बातें नहीं कर रहे, ये बाई चांस लिख दिया गया, इसको छोड़ देते। अब काम की बातें करते हैं यहां पे। अब हम ये जान गए हैं कि हेलो अल्केन कैसे बनाते हैं। वी आर फास्ट, यस वी आर फास्ट, हाँ फास्ट, ठीक है। हम ये जान चुके हैं कि हेलो अल्केन कैसे बनाते हैं। मान लो आपने किसी तरह मेहनत करके CH3Cl बना लिया, लेकिन आपके मन में ख्वाहिश है मैं CH3I चाहता हूं, तो आपको क्लोरीन की जगह पर आयोडीन को लाना है, तो इसको बोलते हैं बाई हेलोजन एक्सचेंज मेथड। कुछ नहीं करना, हम NaI डालेंगे तो ये NaCl निकल सकता है, और आपके हाथ में क्या मिल जाएगा फिर, CH3I। तो बताइए क्या हुआ, हेलोजन एक्सचेंज हो गया। पहले जहां क्लोरीन था अब वहां पर आयोडीन आ गया,
इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं फिंकलस्टीन रिएक्शन को याद कैसे रखूंगा। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन को याद करने का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं कि देखिए फिंकलस्टीन की फॉर्मूले में है NI, तो जब NaAI डालोगे वो रिएक्शन फिंकलस्टीन वाला होगा। जैसे किसी ने बोला फिंकलस्टीन, तो मैंने बोला फिंकल N और I वाला, फिंकल में क्या आता है FIN, तो NaI वाला, अच्छा तो NaI वाला फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। तो क्लोरोबेंजीन की जगह पर आयोडीन आ जाएगा ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज में पहला। अगला होता है हेलोजन एक्सचेंज में सॉर्ज रिएक्शन। सॉर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में ब्रोमीन पड़ा हुआ है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि यार मैं फ्लोरीन को खाऊं, तो आप डाल देंगे AgAF ड्राई एसीटोन के साथ, तो जहां पर पहले ब्रोमीन था वहां फ्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। अब ये सब साइड का प्रोडक्ट है, आप समझ ही गए होंगे। अब कहानी है कि याद कैसे रहेंगे, तो स्वैग वाले को ऐसे याद कर लो, स्वैग। तो जिस इंसान में स्वैग हो, आग फायर, कहते ना भाई स्वैग आग फायर, नहीं समझे, स्वैग है भाई, स्वैग नहीं आया समझ में। स्वैग में ऐसा क्यों करते हैं लूले की तरह, पता नहीं मैंने कभी सोचा नहीं, पर कूल तो लगता है, नहीं लगता, लगता है। उंगलियां बस सही हो तो, अगर उंगलियां सही उठी है तो सही लगेगा कूल। अगर गलती से उंगली चेंज हो जाए फिर तो भाई साहब, फिर तो एकदम उधर से भी। चलो, ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है बताओ, इसका लेंगे हम सॉल्ट, क्या लेंगे, सिल्वर के साथ, इसका नाम है सिल्वर, प्लस माइनस की वजह से बोलेंगे सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो और उसमें डालते हो Br2 CCl4, तो सबसे पहले CO2 निकल जाता है, निकल गया, फिर एक Ag और एक Br निकल जाएगा, तो यहां क्या बचा बताओ, एक Br और यहां क्या बचा CH3, तो CH3 Br संबंध बना लेंगे, CO2 और Ag Br निकल जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन। यानी ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन में क्या होता है, जो भी कार्बन पीछे की तरफ होगा उसी का हेलो अल्केन बन जाएगा, समझे। अब अगला रिएक्शन होता है हमारा हेलोजिनेशन। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, देखो Fe दिख जाए, Fe के साथ डार्क दिख जाए, ठीक है, एनहाइड्रस दिख जाए AlCl3 के साथ या FeCl3 के साथ। अब हमेशा ध्यान रखना, इन बंदों का काम होता है एक एक्स को खाना, ये सब मिलके एक एक्स को खा जाएंगे। अगर ये एक एक्स को खा जाएंगे तो क्या बचेगा बताओ, एक एक्स, तो जो बचा हुआ एक्स है वो बेंजीन पे जाके लग जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे कराता हूं, मान लो मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है और मैंने कहा Cl2 और मैंने डाल दिया सनलाइट, सनलाइट तो डाल नहीं सकते यहां पे, सॉरी, Cl2, इनमें से कुछ भी, Fe डार्क या एनहाइड्रस AlCl3, चलो मैं लिख देता हूं एनहाइड्रस AlCl3। अब ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, इसका एक ही काम है, क्या काम है, ये जो हमारे दो Cl दिख रहे हैं उनमें से एक Cl को उठा लेना। जब ये एक Cl को उठा लेगा तो यहां बचेगा क्लोरीन का पॉजिटिव, जो बच गया है पॉजिटिव क्लोरीन का, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो ये पॉजिटिव जाके बेंजीन का सहारा लेगा और बेंजीन पे लग जाएगा। तो असली कहानी ध्यान रखना, जब भी इनमें से कुछ भी दिखाई दे, Fe डार्क, एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, इनका एक ही काम होता है एक क्लोरीन को या एक हेलोजन को खाना, एक को खाएगा ही खाएगा, कुछ भी हो जाए, और जो बचा हुआ है वो बेंजीन पे जाके लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। इस प्रकार से हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे काम कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे यार बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ये क्या होता है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ध्यान दो सारे बच्चे, ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इसको प्यार से बोलते हैं BDC। अब तो बोलोगे सर तो सॉल्ट है, BDC क्यों बोलते हैं बता रहा, रुक जाओ, हम ना BDC की बातें करने जा रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात समझा रहा हूं। देखो एक्चुअली मैं इसकी बातें करने जा रहा हूं, बेंजीन के ऊपर डायो, इसको बोलते हैं
डी क्लोराइड, BDC। ये आपका चैप्टर 14 में आएगा अच्छे से। बेंजीन डाइजेन क्लोराइड, ये बंदा पता है कि बड़े कमाल का होता है। कैसे कमाल का है देखो, एक कंपाउंड है हमारे पास BDC। अब ये जो कंपाउंड है हमारे पास BDC, इससे हम कितना कुछ कर सकते हैं, ध्यान देना। देखो अगर इसी BDC के अंदर ये X नहीं है, मान लो क्लोरीन है, ये कुछ भी है, अगर आप डालोगे Cu2X2 तो सब उड़ जाएगा, यहां बचेगा इन सबकी जगह पर सिर्फ X। मान लो मैंने डाला होता Cu2Cl2 तो यहां पर क्या आता बताओ, Cl। वैसे इसको बोलते हैं फिर सेंड मेयर रिएक्शन। अब देखो यहां पर गेटरमैन क्या होता है, अब मैं डाल दिया मान लो कॉपर HCl तो यहां Cl लग जाएगा। मैं डालूंगा कॉपर के साथ HBr तो क्या लग जाएगा, यहां पर Br लग जाएगा। तो ये पूरा उड़ जाता है BDC का और यहां जाके ये लग जाता है जो भी आप लगाना चाहते हो। तो सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन देख लिया हमने। अब देखेंगे हम बाल्ज-शाइमन रिएक्शन। ये जो बाल्ज-शाइमन रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कैसे, अभी आपका BDC पड़ा हुआ है, BDC के अंदर HBF4 और हीट कर दोगे, आपने लिख दिया HBF4 एंड हीट कर दिया, तो भाई साहब यहां पर आएगा फ्लोरीन। मतलब BDC ऐसा बंदा है, तुम जो डालोगे वो लग जाएगा। इसको बोलते हैं बाल्ज-शाइमन रिएक्शन। बाकी BDC की रिएक्शन चैप्टर 14 के अंदर है, अभी इतना काफी है हमारे लिए। अब दोस्तों मुझे लगता है कि आपको एक बार सांस लेना चाहिए, ले लो। काफी देर से मैं लगातार बोले जा रहा हूं, कहीं तुम परेशान ना हो जाओ, बोलो ये मास्टर बहुत बकबक करता है। दोस्तों अपने स्कूल का नाम जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर मुझे निकालने हैं और PYQ का पूरा सीरीज लेके आना है, जिसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके स्कूल से निकालेंगे। तो प्लीज अपने स्कूल का नाम जरूर लिखे कमेंट में। सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बातें कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट को ऐड करना था मुझे, अभी मैं कर दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पहले हेलो अल्केन्स की। इंपॉर्टेंट पहला, दे आर पोलर इन नेचर। क्या मतलब है, अगर कोई हेलो अल्केन है तो इसमें एक पार्ट नेगेटिव होगा, दूसरा पार्ट पॉजिटिव होगा, इसको बोलते हैं पोलर। फिर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलते नहीं है, या फिर कह सकते हैं स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्यों, क्योंकि पानी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। भैया पानी में वही घुलेगा जो पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो लिखा है ये जो हेलो अल्केन्स होते हैं पोलर है, ठीक है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज नो फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ही नहीं करते पानी के साथ। पानी की खासियत क्या है, पानी की खासियत है कि पानी के अंदर होता है H। अब भैया यहां बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा, जब बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा, अच्छा नहीं हो रहा, स्ट्रांग नहीं हो पाता है, इनफ स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। वैसे मेन रीजन इनका वैसा होता है कि द एनर्जी रिलीज इज नॉट इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी मैं कहानी आपको सुना के परेशान नहीं करूंगा। तो कुल मिला के बात है कि भैया वो H बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा। अब डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन, ये तो खास सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ये तो बहुत सिंपल बात है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन भी आता है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं मित्रों, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड ब्रांचिंग इनवर्सली। क्या मतलब है, मतलब यह है, मान लो यहां पर 2 कार्बन और क्लोरीन है और नीचे 1 2 3 कार्बन और क्लोरीन है, तो आप कहोगे भैया या का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा है। कहीं पर अगर मास ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए, चलो मास तो हम समझ गए, ऐसा आ जाए क्वेश्चन 1 2 3 4 और यहां क्लोरीन है, अगली बार 1 2 3 4 अब क्लोरीन है, तो यहां ब्रांचिंग हो गई, ब्रांच लग गए। जब भी ब्रांचिंग होगी मतलब सरफेस एरिया एक तरह से कह सकते, देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, ब्रांचिंग का मतलब ऐसे कोइल बनना, सिमटना। तो अगर ब्रांचिंग अगर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो मैंने बताया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट मास पर भी डिपेंड करता है एंड ब्रांचिंग पर भी डिपेंड करता है। समझ आया। अब दोस्तों एक और छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं, चलो बाद में बातें करेंगे, डाइपोल मोमेंट वाली भी करेंगे बात। अभी हेलो अरेंज पे आ जाओ। ये पानी में नहीं घुलते, क्यों, क्या इनको घुलना नहीं आता? उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो बेंजीन रिंग होता है ना हेलो अरेंज में, ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है। पानी से डरता तो घुलेगा क्यों, डिसॉल्व नहीं होगा। तो लिखा है इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक बेंजीन रिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज, तो पता ही हमें, साइज बढ़ने से मास बढ़ेगा, मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगला दोनों का ही, चाहे अल्काइल ग्रुप हो चाहे हेलोजन हो,
दो पार्ट होता है ना, एक होता है अल्काइल, एक होता है हेलोजन। तो इसका साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और इसका बढ़ने से क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर डाई हेलोजेंस, डाई हेलोजन समझते हो, फॉर डाई हेलोजेंस मतलब देखो एक क्लोरीन, इसको होता है दो हेलोजन, और इस वाले का नाम पता क्या होता है, इस वाले का ऑर्थो, ये ऑर्थो है। वैसे एक और हो सकता है, इसको बोलते हैं पैरा, पैरा। तो देखो ऑर्थो वाले को देखोगे ना तो अजीब सा शेप है, इसका शेप है सिमेट्रिक। आप ऊपर से काटो नीचे से काटो बात बराबर ही कटेगा। मैंने ऐसे काट दिया, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, मैंने ऐसे काट दिया, दो ऊपर एक, कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक चीजें होती है ना अच्छे से फिट होती है। जैसे हम दीवार बनाते वक्त ध्यान रखते हैं कि सारे ईंट एक जैसे हो, क्योंकि दीवार पतली है सीधी है तब भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि एक के ऊपर एक बढ़िया से फिट होगा, सिमेट्रिक है इसीलिए। तो सिमेट्रिक चीजें अच्छे से फिट होती है, स्ट्रांग होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो लिखा है, क्या लिखा है, 4 डाई हेलोजेंस, दो हेलोजेंस के लिए ध्यान रखना। पैरा का जो आइसोमर होता है, पैरा आइसोमर हैज हाई क्लोजली, नहीं ये रहा सॉरी, 4 डाई हेलोजन पैरा आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एज इट्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली, मॉलिक्यूल्स पैक क्लोजली इन क्रिस्टल लैटिस। इनके मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से पैक हो जाते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है, एक जैसे होते हैं, समझे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, पॉइंट, वो पॉइंट क्या है समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है कि ये जो एक कंपाउंड दिखाई देगा आपको, इसका नाम होता है साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड। ये बेंजीन रिंग नहीं है, यहां मैंने रिंग नहीं बनाया है। अच्छा दूसरा, ये साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड और ये आपका बेंजीन का रिंग है ना, इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। दोनों में फर्क दिखाऊं, फर्क ये है कि बेंजीन रिंग की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उठ के यहाँ जाते हैं नीचे, तो यहाँ बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि ये स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत, कार्बन और सीएल बॉन्ड जो कि स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट, छोटा हो जाता है, छोटा। क्यों, डबल बॉन्ड हमेशा छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। अब इससे क्या घाटा है, इससे बहुत सारे घाटा है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंगल ही है, ये सिंगल ही रहेगा क्योंकि यहां पर बेंजीन नहीं है। अब इससे घाटा और फायदे की बातें करते हैं। देखो घाटा और फायदे, घाटा ये है जब डिस्टेंस छोटा हो गया तो डाइपोल मोमेंट सुना आप लोगों ने, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू में डिस्टेंस। कुछ ऐसा पढ़ा होगा हमने, P इजिकल टू चार्ज इंटू में 2a फिजिक्स में। आप खुद सोचो लॉजिकली, अगर अगर ये वाला डिस्टेंस कार्बन और क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड छोटा हो गया तो डिस्टेंस घट गया, डिस्टेंस घटने से डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के कंपेयर में हेलो जो क्लोरोबेंजीन है उसका डाइपोल मोमेंट कम ही होता है। दूसरा ये आसानी से रिएक्शन कर सकता है क्योंकि इसका बॉन्ड सिंगल है, टूट जाएगा। पर ये वाला बंदा आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकता, यानी क्लोरोबेंजीन आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकता ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, तो बॉन्ड टूटने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। इसलिए रेजोनेंस की वजह से होता है, रेजोनेंस। ये जो हमने बताया ना रेजोनेंस, तो लिख सकते हैं हम ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड अराइजेस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइजेस। उससे क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने से रिएक्शन नहीं करेगा और छोटा होने से डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अच्छा तो ये बात तो हम समझ गए कि इनका डाइपोल मोमेंट कम होता है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि इसमें भी मैं वैरायटी कर दूं, वैरायटी क्या वैरायटी कर दूं, वैरायटी ये कर दूं कि मैं आपसे ये कहूं दोस्तों कि मेरे पास ऐसे ही है पर एक आयोडीन वाला है, एक ब्रोमीन वाला है, एक क्लोरीन वाला है, एक फ्लोरीन वाला है, तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो कहेंगे भैया आयोडीन वाले का ज्यादा है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। याद रहेगा। अब मैं आपको एनसीईआरटी में ना होमवर्क दे रहा हूं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देखो CH CH2 Cl2 CH3 Cl CCl4, इनका चेक करके आना किसका डाइपोल मोमेंट कितना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो, इसका तो जीरो होता है,
सब कुछ छोड़ो, एनसीईआरटी में डाइपोल मोमेंट के जितने भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डाइपोल मोमेंट के जितने भी क्वेश्चन है कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या बात समझ में आती है? अब हम पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझा दूं पहले ही, ये आर एक्स का मतलब पता है, आर का मतलब है CH3 फिलहाल के लिए, और एक्स का मतलब है मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन। अब वो कह रहा है कि देखो आर एक्स है, उसमें हमने क्या डाल दिया, OH, तो क्या होगा भैया आपका CH3Cl में OH, Cl हट के क्या लग जाएगा, OH, तो CH3OH बन गया। फिर कह रहा है भैया इसी आर एक्स में हमने डाल दियो Na प्लस OR माइनस, ये OR, सोचो क्या होगा फिर, ये Cl हटेगा, मतलब ये X हटेगा, और क्या लग जाएगा बताओ, OR लग जाएगा। तो पहले से R है और X हट के क्या लग गया, OR, तो बन गया ROR। क्या बन गया, एग्जाम्पल समझा दूं, मान लो CH3Cl है और हम डाल रहे हैं NaOCH3, कैसे, NaOR, तो क्या होगा यहां पर मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये Na और Cl गायब हो जाएंगे, तो क्या बनेगा बताओ, CH3OCH3, ROR। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे हमने KCN डाल दिया तो क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता दूं आपको हल्का सा। देखिए KCN और AgCN फर्क समझना। अब मैं कहता हूं कि Cl जाए, मतलब X जाएगा, देखो X जाएगा और Cn लगेगा, तो बन जाएगा RCN। क्या बन जाएगा, हमने सोचा दोबारा अगर हम डालेंगे तो X जाएगा और क्या लग जाएगा, Cn, लेकिन लगा क्या, देखो NC लगा, यानी जब आप Cn डालोगे तो Cn लगेगा, जब K के साथ, सुनना, K के साथ ध्यान दो, अगर आप K के साथ Cn डालोगे तब तो Cn लग जाएगा, पर अगर आप Ag के साथ Cn डालोगे तब उल्टा हो जाएगा, NC लग जाएगा। रीजन क्या, रीजन बड़ा सिंपल है, ये वाला बंदा होता है आयोनिक। कैसा होता है, आयोनिक। तो आयोनिक में ना C और C का बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्ग, इसीलिए C साइड से बॉन्डिंग हुई है। कहां से हुई है, आयोनिक में अगर C से लगेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और यह है कोवेलेंट। AgCN में AgCN होता है कोवेलेंट, तो ध्यान रखना, कोवेलेंट के लिए तरीका बता रहा हूं, देखो याद कर लो, AgN, ए जान, क्या याद कर लो, ए जान, AgN का मतलब है ए जान, मतलब कि जब भी Ag वाला जो होगा ना तो N से ही रिएक्शन होगा, क्योंकि जो कोवेलेंट होते हैं उसमें N फ्री होता है इलेक्ट्रॉन लेके, आपका N के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा रिएक्शन करने के लिए अच्छा खासा, तो हम कहेंगे अच्छा, यानी AgCN में N से बॉन्डिंग इसलिए होगी क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है ये। तो मैंने क्या बोला, आयोनिक में C से बॉन्डिंग होगी इस केस में, क्योंकि C और C का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन कोवेलेंट होने की वजह से यहां पर N से बॉन्डिंग होगी, किससे होगी, N से, देखो इसलिए NC बनता है। वैसे सेम देखो, सेम अगर आप नीचे देखते हो, नीचे तो आपको दिखाई देगा AgNO2, और मैंने कहा Ag में रिएक्शन किससे होता है बताओ, N से, तो Ag है ना, तो देखो RX है, X हटेगा, R के बगल में क्या लग जाएगा, NO2। रीजन क्या, रीजन ये, इट इज कोवेलेंट, और कोवेलेंट में कहां से रिएक्शन होता है, N साइड से। अब यहां देखो KNO2 है, तो ये तो आयोनिक है, क्या ये, तो आयोनिक में हमेशा उल्टा के साइड से रिएक्शन होता है, जैसे अगर Ag में N से हुआ है तो K में किससे होगा, O से, इसलिए आपका R के बाद ONO लग गया, क्या लग गया, NO2 की जगह क्या लग गया, ONO। नहीं समझे मेरी बात, मतलब R के बगल में X है, X को हटना है, तो X NO2 से हट गया, और वही X किससे हटा बताओ, ONO से हटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, Ag के साथ हमेशा N से रिएक्शन करवाते हैं। अब मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ये AgNO2 हो गया, इधर देखो, अब देखो यहां पर RX है, यहां पर ये है, तो X और Na का संबंध करा देना, तो क्या बचेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थे जो इंपॉर्टेंट थे केमिकल प्रॉपर्टीज में, ये हमने पढ़ा। अब रीड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मुनील सर फिजिक्स चैनल पे और मुनील सर मैथ्स चैनल पे हम लाइव आने वाले हैं। हमारा मेन चैनल है मुनील सर, बहुत गजब चीज़ें हैं उस पर, लाइव NCERT सॉल्यूशन, PYQ और बहुत सारी प्लानिंग चल रही है सैम्पल पेपर डिस्कशन की। तो जाओ चैनल को चेक करो, और मैराथन भी चल रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो एक बार चैनल को चेक कर लो, ठीक है, और मिलके धूम मचाएंगे। इस बार 95+ लाना है किसी भी हाल में, तो मेरे सारे चैनल्स आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे, ये मेरा वादा है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ना कुछ रिएक्शंस है, ये आपके पास एक क्लोरोबेंजीन दिखेगा आपको। इस क्लोरोबेंजीन की खासियत क्या है कि ये रिएक्शन इस और इस पोजीशन पे करवाना चाहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ऑर्थो एंड पैरा। इसको हम ऑर्थो कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं पैरा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो क्लोरोबेंजीन के पास जो भी आएगा ये क्या करेगा,
ये ऑर्थो एंड पैरा पर चीजों को लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोरोबेंजीन के अंदर जानबूझ के Cl2 FeCl3 डाल दिया, तो आपको पता है ना कि FeCl3 मैंने सिखाया था, इसका एक काम है एक Cl को खाना। तो अगर एक Cl को खा जाएगा तो बचेगा एक Cl, और वो कहां कहां लगेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगेगा। तो हम बोलेंगे ऑर्थो पे भी Cl लग गया, पैरा पे भी Cl लग गया। वैसे ही इसको नाम बोलते हैं नाइट्रेशन, 11th में था ये। HNO3 H2SO4 डालना कंसंट्रेटेड कहलाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बेसिकली हम NO2 पॉजिटिव बनाने का ट्राई करते हैं, NO2। तो दोस्तों यहां पर NO2 की बात चल रही है, NO2 प्लस। अब ये जो NO2 प्लस है या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे, तो NO2 यहां लग गया। वैसे अगर आप यहां देखोगे तो CH3Cl AlCl3, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि AlCl3 का काम है एक Cl को खाना। तो जैसे ये एक Cl को खा जाएगा बचेगा CH3 पॉजिटिव, तो जो CH3 है वो एक ऑर्थो पे जाके और एक पैरा पे लग जाएगा, और इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नाउ दोस्तों क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमने इतनी सारी बातें करी। अब अगली बात क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास ये बेंजीन है, और बेंजीन रिंग है और क्लोरीन है। हम उसमें दूसरा क्लोरीन बेंजीन रिंग क्लोरीन डाल रहे हैं 2Na के साथ। तो पता क्या होगा, देखो बाहर करके दिखा रहा हूं। मान लो ऑलरेडी आपके पास एक क्लोरोबेंजीन है दोस्तों, और आपने एक और क्लोरोबेंजीन ले लिया 2Na के साथ, तो ये 2Na और यहां से 2 Cl आपस में गायब हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, एक बेंजीन का रिंग दूसरा बेंजीन का रिंग आपस में संबंध बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। समझे क्या बोलते हैं इसको, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन आपको पता लग गया। वैसे ही बचपन में एक और चीज था, बचपन में था कि वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, मान लीजिए आपने CH3Cl लिया, वैसे 2 टाइम्स लेते हैं पर लिखते नहीं लिखोगे तब भी एक ही बात है। आपने CH3Cl लिया और 2Na ले लिया, भैया ये 2NaCl 2Na 2Cl को ले लेगा, तो क्या बचेगा बताओ, 2 CH3 जुड़ जाएगा। इसको वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बड़ी चालाकी से काम कर रहे हैं। हम एक ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन और एक ले रहे हैं वुर्ज वाला CH3Cl, अब डाल रहे हैं हम 2Na। इससे क्या होगा, अब ये 2Na इन Cl को खा लेगा और बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, CH3। तो पता है इसका क्या नाम होता है, ये रिएक्शन क्या है, देखो ये वुर्ज से आया है, ये फिटिक से आया है, इसका नाम होता है वुर्ज फिटिक। क्या नाम होता है, तो ये वुर्ज था, तो वुर्ज फिटिक क्या होता है समझा रहा हूं। पहले तो आप ये समझ गए कि क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरोबेंजीन डालूंगा 2Na की प्रेजेंस में, तो दोनों ऐसा हो जाएगा। इसको बोला था फिटिक रिएक्शन। वुर्ज फिटिक में क्या है, पहले से हमारे हाथ में क्लोरोबेंजीन है, उसमें डाल दिया हमने CH3Cl 2Na, तो 2Na और ये 2 Cl आपस में संबंध बनाएंगे और CH3 बेंजीन आपस में संबंध बनाएंगे, और इस संबंध का नाम होगा, जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम होगा वुर्ज फिटिक रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको कराए हैं। आप प्लीज इसे रीड कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है समझाता हूं। देखो मान लीजिए कहीं पर CH3Cl है और हम एक न्यूक्लियोफाइल को लेके आए। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन से अमीर। फॉर एग्जांपल हमारा OH माइनस है, तो OH माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन से अमीर है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3OH, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक होता है न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, नेगेटिव वाला, वो जाके सब्स्टिट्यूट होता है। हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में 2 तरीके के रिएक्शन है। एक का नाम है, देखो इसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा SN1, एक होगा SN2। तो फिलहाल हम देखने जा रहे हैं SN1। अब SN1 का नाम पता है क्या होता है, SN1 का होता है 1 का मतलब है 1 फर्स्ट ऑर्डर, और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर वाले को हम बढ़िया से समझते हैं, पहले ध्यान दो। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि आपको पता है एक होगा अल्काइल हैलाइड। तो मान लीजिए हमने यहां पर एक अल्काइल हैलाइड लिया है, दिस इज अल्काइल हैलाइड। कैसे देखोगे तो एक कार्बन है यहां पे, ध्यान दीजिए, ये कार्बन है, कार्बन से X जुड़ा हुआ है, X मतलब हेलोजन, कार्बन से X जुड़ा है मतलब हेलोजन, और इधर कुछ है, इधर कुछ CH2 CH3 सब CH2 CH2 CH3 CH3, मतलब ये एक अल्काइल हैलाइड है। कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहां पर CH2 CH3 हो, एक कार्बन भी हो सकता है, यहां पर 10 कार्बन भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो कहानी है कि ये अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन। अब हेलो अल्केन में पहला स्टेप क्या होता है, इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं हम, SN1 का मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1, ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा,
ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका X माइनस अलग हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। इस कार्बन पॉजिटिव को हम कार्बोकटाइन बोलते हैं प्यार से बच्चों, कार्बोकटाइन मेरे प्यारे बच्चों, इसको कार्बोकटाइन बोलते हैं क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है। और ध्यान रखना ये ना प्लेनर होता है, प्लेनर, और प्लेनर और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, इसकी बातें कर रहे हैं हम, ठीक है, sp3। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अच्छा sp3 नहीं, मैंने sp3 लिखवा दिया क्या? इट्स sp2, इट्स sp2 नॉट sp3, इट्स sp2। मैंने गलती से लिखवा दिया तो ठीक कर लेना, ठीक है। तो यहां पर जो कार्बन होता है पॉजिटिव होता है और वो sp2 होता है। क्या होता है? sp2। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब कहानी ये है कि इसका जो शेप होता है प्लेनर, प्लेनर एक प्लेन में, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है। तो SN1 में हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारा एक पॉजिटिव बनके तैयार हो गया, ध्यान देंगे सारे बच्चे, एक पॉजिटिव बनके हमारे पास तैयार है और उस पॉजिटिव पर इस बार पीछे से अटैक हो रहा है। और जब पीछे से अटैक होता है तो हम कहते हैं भैया इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट, जैसे बोलते हैं ना इमेज इन्वर्ट हो गई है, उल्टा हो गया, उल्टा। तो उल्टे के लिए यहां पर इन्वर्जन वर्ड यूज करते हैं क्योंकि देखो एक्चुअली में OH पीछे से लगा है। अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत भी याद हो, तो हमारा जो क्लोरीन या जो भी हमारा X है, जो हमारा हेलोजन है, वो यहां पे है, पर हमारा OH पीछे से लगा है, पीछे से सब्स्टिट्यूट हुआ है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो जब भी पीछे से रिएक्शन होता है तो उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। अब हो सकता है कि आगे से भी रिएक्शन हो कि OH माइनस जो है आगे से जाके लगे, तो वहीं पर लग गया जहां पर पहले X था, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, रिगेन कर लिया, रिटेन कर लिया। तो हमने क्या सीखा दोस्तों? हमने ये सीखा, ध्यान दो, हमने ये सीखा कि जब हमारा SN1 रिएक्शन होता है तो उसमें टू स्टेप में काम होता है। पहला होता है CX बॉन्ड का ब्रेक होना, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन या ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ब्रेक जब होगा तो क्या अपने आप होगा? नहीं, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प ली जाती है H2O की, या कह सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैं लिख देता हूं, इसका नाम होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जिसके अंदर इसको बोलते हैं H2, जिसके अंदर आपको OH दिखाई दे, O एंड H, तो उसको आमतौर पर हम कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट क्या करता है? पानी, ये पानी जो है ना इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, इसलिए हम यहां पर यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O। तो कहानी ये है SN1 रिएक्शन में कुछ नहीं होता, X हटता है और कोई न्यूक्लियोफाइल आके लगता है। अब न्यूक्लियोफाइल पीछे से लगेगा तो इन्वर्जन बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल आगे से लगेगा तो रिटेंशन बोल देंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होने के चांस है। अगर हम कहते हैं कि भैया 50% इन्वर्जन हो गया और 50% रिटेंशन हो गया, 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, तो इसका नाम होता है रेसमिक मिक्सचर। लिखा है देखो, 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन, द मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। मिक्सचर का नाम क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन, प्रोसेस का नाम होता है रेसमाइजेशन। अगर आपसे कोई कहता है भैया रेसमिक मिक्सचर क्या है, तो आप बोलोगे 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, तो उसको रेसमिक मिक्सचर कहेंगे, और जो प्रोसेस है उसको रेसमाइजेशन कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया। अब यहां पर कुछ बातें आप याद कर लेना आप लोग, छोटी छोटी बातें, कि जब हम SN1 की बातें करते हैं ना, तो ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और डिग्री क्या होता है मैं समझा चुका हूं, यानी कि 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है। क्या बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, और यहां पर यूज करते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और इसको हम फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं समझना। फर्स्ट ऑर्डर कहने के पीछे रीजन क्या है? जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड, जो भी हेलो अल्केन है, मतलब X वाला, CX वाले पे डिपेंड करता है, बस उसकी पावर 1 होती है, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन था जो कि खत्म हो गया है। आपको ध्यान रखना, जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्या बात समझ पा रहे हो? यानी अगर SN1 को हम सम अप करें तो SN1 में कार्बोकटाइन बनता है, पहले स्टेप में पॉजिटिव बनता है, और दूसरे स्टेप में अटैक होता है। अटैक पीछे से हुआ तो इन्वर्जन, आगे से हुआ तो रिटेंशन, और दोनों 50-50% हो जाए तो रेसमिक मिक्सचर, प्रोसेस इज रेसमाइजेशन। और अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, बस रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बंदे पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर। अब दोस्तों हम बात करते हैं फटाफट, अब एक बार रीड कर लो फिर हम बातें करेंगे। रीड कर लो इसको अच्छे से, आपके पास तो ऑलरेडी भी नोट्स होंगे। स्टार्ट करते हैं SN2। अब देखिए जो SN2 रिएक्शन है इसकी क्या खास बात है? तो SN2 रिएक्शन की एक खास बात है कि यहां पर आपको क्या दिखाई देगा कि एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैक करेगा, लेकिन यहां पर बैक साइड अटैक होता है।
अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, देखो सिंगल स्टेप। इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म बड़ा आसान है कि कोई अल्काइल हैलाइड यहां पर था, CX क्लोरीन हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल गया पीछे से अटैक करना स्टार्ट किया। जब ये पीछे से अटैक करना स्टार्ट करेगा तो इसका ये बॉन्ड अभी कच्चा कच्चा बना है और CX का बॉन्ड भी कच्चा हो गया, क्योंकि एक कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। तो हो क्या रहा है, जब ये अटैक करने जा रहे हैं तो वो बॉन्ड टूटने पर रेडी है, जो पुराना बॉन्ड था CX बॉन्ड। तो यहां पर CX बॉन्ड, तो इस प्रकार से एक सिचुएशन ऐसी आती है कि OH जुड़ते हुए दिखाई देगा, CX टूटते हुए, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि OH लग चुका है। लेकिन जो आप देखोगे OH पीछे से लगा है। अगर OH पीछे से लगा है तो हम कहेंगे यहां पर इन्वर्जन हुआ है, यानी कि SN2 रिएक्शन ज्यादा आसान है, इसमें इन्वर्जन होता है, उसमें दोनों होता है। अब कहानी क्या है, कहानी कि यहां पर आपको यूज करना होता है पोलर अप्रोटिक, प्रोटिक नहीं अप्रोटिक, यानी यहां पर पानी जैसा, अल्कोहल जैसी चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसके अंदर OH होगा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पोलर अप्रोटिक यूज होता है, मतलब पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, पहले बता रहा हूं, यहां पानी की हमें नीड ही नहीं है, पानी इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ और होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बैक साइड से अटैक करने जा रहा है, और जब बैक साइड से अटैक करने जाएगा तो जितना ज्यादा कम भीड़ होगा उतने आसानी से अटैक कर सकते हैं। ये भीड़ पर डिपेंड करता है, लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ऑन द बेसिस ऑफ बल्कीनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन द बेसिस ऑफ बल्कीनेस, बल्कीनेस मतलब भीड़, भीड़ कह सकते हैं या स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब वही भीड़, भीड़ पे डिपेंड करता है। सबसे कम भीड़ होगा 1 डिग्री में, इसलिए रिएक्शन सबसे फास्ट 1 डिग्री में, उससे ज्यादा भीड़ होगा 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा भीड़ किस में होगा 3 डिग्री, तो सबसे कम रिएक्शन होता है। तो SN1 SN2 दोनों ही कहीं ना कहीं आपस में थोड़े से रिएक्टिविटी ऑर्डर उनका उल्टा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं आपसे कहूं भैया मेरे को SN1 के बारे में बताओ, और एक कंपाउंड ऐसा है कुछ Cl, और एक कंपाउंड ऐसा है Cl, तो कौन जीतेगा बताओ। SN1 की बात करें तो ये जीतेगा 3 डिग्री वाला, पर अगर मैं SN2 की बात करूं तो ये जीतेगा। तो SN2 में ये जीतेगा, SN1 में ये जीतेगा, इन दोनों में। SN1 कहता है ज्यादा भीड़ वाला, ज्यादा कार्बन वाले 3 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, पर SN2 कहता नहीं भैया ज्यादा भीड़ तो कम रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इस प्रकार से हमने SN1 और SN2 भी पढ़ डाला। क्या कर डाला? पढ़ डाला। अब एक बार आप रीड कर लो SN2 रिएक्शन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। ये इसका मैकेनिज्म है, रीड कर लो अच्छे से, डरना नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इसका नाम सेकेंड ऑर्डर क्यों पड़ता है? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा। अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो अल्केन पर भी डिपेंड करता है, और आपके न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं 1 और 1 2 सेकेंड ऑर्डर, मतलब ये दोनों पर ही डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, इसे नोट कीजिए, रीड कीजिए, फिर दोस्तों हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। किसी को पेपर की चिंता तो नहीं है? पेपर को तुम्हारी चिंता है। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस समझिए। मान लीजिए इसके अंदर कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, ये कोई सब्सटेंस है, ध्यान देना, ये कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है ये। अब हमने क्या किया, एक सेकेंड, हमने क्या किया दोस्तों, ध्यान दो। हमने यहां से एक लाइट भेजा, इस लाइट का नाम होता है PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन होता है ये, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, PPL लाइट। ये लाइट जाके देखो कैसे हो गई, या तो ऐसे मुड़ जाएगी या लाइट ऐसे मुड़ जाएगी। तो सोचो एक लाइट सीधी थी, वो किसी सब्सटेंस से गई और सब्सटेंस से निकलने के बाद मुड़ गई, तो हम कहेंगे ये जो सब्सटेंस है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो द सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अगर रोटेशन, आगे लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत लो, अगर आपका रोटेशन, ध्यान देना, अगर आपका रोटेशन इस तरफ होता है तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, और अगर आपका रोटेशन इस साइड होता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। यानी जो लेफ्ट में रोटेट कर दे लीवो रोटेटरी, और जो राइट में रोटेट कर दे उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। यानी क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज तो लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। यानी जो सब्सटेंस लाइट को रोटेट करवाए वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब यहां पर हमने समझ लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। अब हमें एक वर्ड समझना होता है कायरल। कायरल या फिर वर्ड यूज होता है असिमेट्रिक, ये दोनों एक ही वर्ड है। तो कायरल किसे कहते हैं समझाता हूं मैं आप लोगों को। हाँ, अगर कोई कार्बन है और वो कार्बन इस तरफ ए को लेकर बैठा है, इस तरफ बी को, इस तरफ डी को, इस तरफ ओ को, मतलब इसके चारों साइड अलग है, तो उसको आप कायरल कहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास एक कार्बन है और इधर H है, इधर क्लोरीन है,
इधर ब्रोमीन है और इधर CH3 है। तो आप देखेंगे इसके क्लोरीन, H, ब्रोमीन और CH3 चारों साइड अलग है, तो आप इसको कहते हो भैया ये जो है ना कायरल है या असिमेट्रिक है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि कार्बन है, इधर H, इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन, तो दो चीजें बराबर हो गई। अगर दो चीजें बराबर हो गई तो फिर क्या कहेंगे हम इसको? अकायरल। ये कायरल नहीं है, अकायरल। तो कायरल जिसके चारों अलग हो, अकायरल जिसके चारों अलग ना हो। तो लिखा है द कार्बन एटम अटैच टू 4 डिफरेंट मोनोवेलेंट एटम, जिसके 4 डिफरेंट हो उसे कहते हैं कायरल, और अगर सेम हो जाए तो अकायरल। तो छोटी छोटी बातें हमें समझनी थी, फिर अगली हम बातें करने जा रहे हैं। जैसे यहां दिखाया गया है कि 2 क्लोरीन है, तो ये हो गया अकायरल। क्या हो गया? अकायरल। अच्छा, अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में कुछ और बातें भी कर लेते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में हमने बातें करा, कुछ और बातें क्या करते हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, उनका नॉन सुपर इम्पोजेबल या ए आएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। फॉर एग्जाम्पल समझाओ, देखो मान लो यहाँ पर मिरर है, मिरर, और आपने ई रखा, ई, तो ई का इमेज ऐसा बनेगा। वैसे कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि 180 डिग्री का सहारा लिया जाता है, पर अभी हम सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जब इस ई को इसके ऊपर डालूंगा मैं, तो ये पूरी तरह फिट नहीं होगा, तो बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। यानी मेरी नजर में ई नाम का सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन मान लो मैंने ऐसे किया, ये मिरर है और बगल में ए ले लिया मैंने, ये मिरर और ये ए है, तो ए का इमेज कैसा आएगा? ऐसा आएगा। तो आप बताओ क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? हाँ, ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे। फिट होने की वजह से, क्योंकि देखो इसका तो ऐसा हो जाएगा पर इसका तो सेम ही रहेगा ना, तो ये फिट हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। समझे मेरी बात को? अच्छा, अब इनेंशियोमर नाम की एक डेफिनेशन होती है, तो क्या लिखा है पढ़ो। इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर न बैठने वाले मिरर इमेज को हम इनेंशियोमर्स कहते हैं। यानी हमारे केस में ये इनेंशियोमर्स है। क्या ये? क्योंकि इन दोनों का सुपर इंपोज नहीं हो रहा, तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को क्या कहते हैं बताओ? इनेंशियोमर्स। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, कुछ और भी डेफिनेशन है जो हमें इस चैप्टर में सीखना है, मैं आपको बता दूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये रहा, देखो पहला डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज, बता दें मैंने, क्लॉकवाइज को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और द सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्या कहते हैं? याद है? लीवो रोटेटरी। दोस्तों क्या कहते हैं? लीवो रोटेटरी, है ना? तो उसको लेवो रोटेटरी कहते हैं। देखो मैं आपको कितना भी पढ़ा लूं, कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा ले, अगर आप घर पे जाके, दोबारा बोल रहा हूं, दुनिया का कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा ले, अगर आप घर पे जाके लिख लिख के नहीं पढ़ते हो, खुद के नोट्स नहीं बनाते हो, खुद के माइंड मैप नहीं बनाते, माइंड मैप समझते हो, उस चैप्टर से क्या सीखे, क्या कंक्लूजन है, कुछ भी नहीं होने वाला। और मुझे पता है आप में से 99 क्या 100% लोग ऐसे होंगे जो घर पे जाके तुरंत इस चैप्टर को तैयार नहीं करेंगे, अभी पढ़ लिया उसको रख देंगे। हाँ, अगर पेपर हुआ तो कर सकते हो, लेकिन पेपर नहीं है तो आप तैयार नहीं करोगे, मुझे पक्का पता है, और बहुत गलतियां कर रहे हो फिर। मुझे पता है पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया होगा वो भी तुमने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं इंसान का नेचर कैसा होता है। जब उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तब वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेगा, और जब उसको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना होगा तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा, और जब इनऑर्गेनिक पढ़ना होगा तो ऑर्गेनिक पढ़ेगा। मैं समझा रहा हूँ, बढ़िया बात समझो। जैसे मान लो तुम्हारा मन अभी, जैसे अभी तुम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो तो मन करेगा फिजिक्स बाद में, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, और जब केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो मन कहेगा चल फिजिक्स पढ़ लेते हैं, और फिर इधर उधर करते करते मन करेगा कल से पढ़ लेते हैं, और कल करते करते हफ्ता बीत जाएगा तो मन करेगा एक दिन स्कूल की छुट्टी करूंगा, एक दिन स्कूल की छुट्टी करूंगा, सब कवर कर लूंगा। और जिस दिन स्कूल की छुट्टी करोगे 1-1.5 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे, फिर बोलोगे चलो यार थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, फिर शाम हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, स्कूल चले जाओगे, फिर वही बिजी लाइफ हो जाएगी, फिर सोचोगे महीना बीत गया, अब 1 दिन छुट्टी करूंगा या 2 दिन छुट्टी करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, एक दिन पूरी रात पूरे दिन बैठूंगा, पूरा संडे पागल कर दूंगा, संडे कहीं नहीं जाऊंगा, एकदम पागल हो जाऊंगा। फिर संडे में वही नींद आ जाएगी या भूख लग जाएगी, दोस्त का बर्थडे हो जाएगा या दोस्त ने बुला लिया, चल 5 मिनट चिल करने चले जाता हूँ। तो देखो समझो, इससे हमने क्या सीखा कि मन के बहकावे में ना आया, मन राह बुलाए भ्रम में डाले, सुना है? तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो देखो आप लोग ना मन के दास ही हो गए हो, मुझे लगता है, या दास हो गए। यकीन मानो, मैं गारंटी दे रहा हूं, किसी बच्चे ने पिछली क्लास का पढ़ा हुआ लिख लिख के नहीं पढ़ा होगा। अगर मैं पिछली क्लास का कुछ भी पूछ लूंगा ना, अभी उसका देखना क्या हाल हो जाएगा। मैं भी पूछ लेता हूं, बताओ देखते किसमें कितना है दम। पूछ ले क्या है? पिछले क्लास का ही पूछ ले, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा, होगा ही नहीं यार, पूछ लेते हैं फिर। मोनिका,
पढ़ना है, पढ़ो, पार्टी मांग रहे थे ना, करो। बताओ इसका आंसर, बताओ। नहीं बता पा रहे, पता है क्यों? क्योंकि हम, रुक तो जाओ, उस जिससे पूछा उससे बता दे दो, बताओ। चलो मैं चैलेंज करता हूं, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? गलत है, लो, पी क्लोरोबेंजीन है। देखो ये समझो ना यार, आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि कितना कितना आसान है कामयाब होना। आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, उसको लिख लिख के पढ़ना है। कितना आसान है कामयाब होना, लेकिन आप लोग घर पे जाके नहीं लिख के पढ़ रहे। क्या आपको लगता है कि आपके थाली में रोटी मैं डालूंगा फ्यूचर में? नहीं भाई। या आपकी किस्मत में कामयाबी मैं डाल दूंगा अपने हाथों से? नहीं भाई। टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकता है कि ये करना है, ऐसे करना है। अप्लाई आपको ही करना होगा। आप बताओ। देखा यूट्यूब वाले लेक्चर ना, देखा, पढ़ा, बंदे ने पढ़ा हुआ है। देखो इसको आता है, बाकी किसी ने दिमाग, 90% जनता का दिमाग नहीं चला। कितना आसान काम था ये, कि यहां पर रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर एच न्यू लिखा हुआ है। Cl2 का रिएक्शन FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3, Fe डार्क, मैंने कहा था डार्क, क्या लिखा था मैंने? पर यहां तो लाइट है, लाइट में थोड़ी रिएक्ट करेगा। अभी तुम्हें कैसे आएगा? जब तुम घर पे लिख के पढ़ रहे होंगे ना, तो याद हो जाएगा, अच्छा गड़बड़ है, गड़बड़ है, Cl2 के बगल में H नहीं होता बेंजीन वाले में। लेकिन लिख के पढ़ना ही नहीं है, फिर पेपर में कहोगे हम कर नहीं पाए, आपने जो पढ़ाया था वो आया ही नहीं। भैया क्या वो अपना दिमाग लगाएगा क्वेश्चन बनाने वाला? लगाएगा ना। तो जो लोग लिख लिख के नहीं पढ़ रहे, दोबारा बोला, नवंबर आने वाला है, दिसंबर आने वाला है, यमराज आने वाला है। नवंबर, दिसंबर, फिर यमराज। तुम्हें लग रहा हो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं मैं? बहकी बातें तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं मैं। डेली आजकल तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि प्लीज लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट करो। कोई हेल्प नहीं करने वाला, मैं भी हेल्प नहीं करने वाला। लास्ट में कौन क्या कर लेगा भाई? ये प्रैक्टिकल बातें समझो। चलो बहुत बढ़िया, जो बच्चे नो रिएक्शन बता रहे हैं, अच्छी बात है। तो कहानी आप समझ ही गए कि क्या चल रहा है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए, रिएक्शन विद मेटल में हम वुर्ज रिएक्शन पढ़ चुके हैं, फिटिक रिएक्शन भी पढ़ चुके, अब वुर्ज फिटिक भी पढ़ चुके। नाउ हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन इसके अंदर है, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में हमारे पास है कि भाई अगर आपके पास एक हेलो अल्केन है, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास हेलो अल्केन है और आप मैग्नीशियम ट्राइथर डालोगे तो क्या होगा? तो देखिए CH3Cl है तो मैग्नीशियम जुड़ गया, तो CH3MgCl, CH3MgCl, जहां CH3 नेगेटिव हो जाएगा और मैग्नीशियम मेटल पॉजिटिव रहेगा। अब वो कह रहे कि ये जो बन के रेडी हुआ है CH3MgCl, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, कोई चाहे तो ऐसा भी बना सकता है। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है CH3Cl और लिखा हुआ है MgBr, और सॉरी Mg, रुक जाओ मैं करवा दूं ठीक। जैसे Br है, ये Br है, यहां क्या लिख दूं मैं? Mg, तो ये बन जाएगा CH3MgBr ड्राई ईथर में, तो ये प्लस और ये माइनस। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। मतलब ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, पर वो कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपको एनहाइड्रस, मतलब वहां पर हाइड्रस नहीं होना चाहिए, पानी, पानी, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर इसका मतलब है मॉइस्चर, पानी नहीं होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, कि मॉइस्चर और पानी नहीं होना चाहिए। एनहाइड्रस का ये मतलब है। क्यों? क्योंकि भैया अगर इसको पानी मिल जाता है तो पानी का एक H यहां भाग जाएगा, ये बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा ये? CH4। ध्यान रखना, पानी मिलते ही ये CH4 बन जाएगा, और बगल में जो है आपका क्या बताओ? MgBrOH बाहर निकल जाएगा, या MgOHBr जो भी है, MgBrOH आपका बाहर निकल जाएगा। कैसे? यहां पर अगर एक H यहां चला गया तो क्या बचा यहां पर? OH, MgBrOH, तो MgBrOH एक तरफ हो जाएगा, CH4 एक तरफ। यानी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी मिलता है ना, तो वो अल्केन बनाता है, अल्केन। अगर वो अल्केन बना लेगा तो फायदा क्या है? इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बड़े सावधानी से सूखे कंडीशन में विदाउट मॉइस्चर बनाना होता है। इवन बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती है कि पैकेट खोलोगे वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा मॉइस्चर की वजह से। तो डॉक्टर कहता है जब खाओगे तभी खोलना, और काटते वक्त ध्यान देना होता है कि काटते वक्त उस दवाई का कुछ लीक ना हो जाए। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि हमने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। इस चैप्टर में कोई पार्ट अगर तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं कराया तो मुझे बता दो। मेरे हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो हमने कराई दिया आपको, है ना। बाकी जो भी है अल्कोहल, फिनॉल, इन सब में आएगा। तो एक बार आप चैप्टर को रीड करें, रिवाइज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।